जैसे शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है कि भाई जिन लोगों ने कंपनी में शेयर खरीदे हैं, ठीक है, अगर उन्होंने पूरा पैसा दे दिया है तो उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, प्रमाण पत्र है। कुल मिलाकर जो आप शेयर खरीदे हो उसका प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है। पहले क्या होता था कि ये मैनुअली होता था, कंपनी के लेटर हेड में लिख कर आता था कि भाई एक प्रमाण पत्र छपाया आता था जिन लोगों को कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट इशू होता था। आजकल वर्तमान समय में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी हो गई है, तो आजकल क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट आपके एक डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है, तो डीमेट अकाउंट में ये जमा हो जाता है। अगर जो व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदता है वो उसके डीमेट अकाउंट में जमा हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, डीमेट अकाउंट में जमा होता है। क्योंकि भारत में आज के समय में 2 डिपॉजिटरी संस्था है जो शेयर्स को आपके डीमेट अकाउंट में जमा करते हैं, एक है CDSL और एक है NSDL। ये क्या करते हैं, ये आपके डीमेट अकाउंट में इन शेयर्स को जमा कर देते हैं, ठीक है भाई। जैसे आप आज के समय में किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप NSE से खरीदेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेंगे, या तो BSE से खरीदेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास ब्रोकर के पास एक खाता खुलता है, उसको कहा जाता है डीमेट अकाउंट, ठीक है। ब्रोकर 2 खाता खोलता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, दूसरा होता है डीमेट अकाउंट खुलता है। तो डीमेट अकाउंट में आप अगर शेयर खरीदते हैं उसको आप जमा करते हैं, ठीक है। तो ये NSDL या CDSL के पास ये शेयर्स जमा होते हैं। दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड देखो नाम से पता चल रहा है, लाभांश, लाभ का अंश, ठीक है। तो जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का अंश, ठीक है, कंपनी अपने सारे खर्चे घटा लिए, सारे खर्चे घटाने के बाद अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उस शेयर्स को कुछ पैसा वापस करके जाता है, ठीक है, लाभांश कहा जाता है, प्रॉफिट का अंश कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है। तो ये डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देता है, ठीक है। तो ये लाभांश हो गया। बोनस शेयर्स क्या होता है, या मुक्त शेयर। बोनस शेयर में क्या होता है कि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है तो उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उस कारण क्या करते हैं कि वो अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए, या तो जैसे कोई शेयर है तो आंशिक शेयर है, जैसे कोई 100 रुपए का शेयर है, उसमें केवल अंसारी लोगों ने केवल 60 रुपए दिया है, बाकी 40 रुपए अभी तक बाकी है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये इस प्रॉफिट का पूंजीकरण कर देते हैं, मतलब 40 रुपए उसका राइट ऑफ कर देते हैं। मतलब ये है कि भाई अब आपका शेयर इक्वल हो गया 100 रुपए के बराबर। या जैसे कोई 100 रुपए का शेयर है, इसको एक की जगह 2 शेयर दे देता है, ठीक है। जैसे एक शेयर है आपके पास 100 रुपए का, इसके जगह बोनस शेयर्स के मतलब ये होगा कि इसके जगह 100 की जगह 2 शेयर इशू कर देता है। तो बोनस शेयर मतलब ये है कि कंपनी आपको कुछ बेनिफिट के रूप में कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। अब जब आप अंशों का निर्गमन करते हैं तो निर्गमन जो होता है, अंशों का जो निर्गमन होता है वो 3 प्रकार के कंडीशन में होता है। एक तो होता है सम मूल्य पर, इसको एड पर कहा जाता है। दूसरा होता है बट्टे पर, एट डिस्काउंट। तीसरा होता है प्रीमियम, एट प्रीमियम। अब ये होता क्या है भाई, जैसे सममूल्य पर निर्गमन का मतलब क्या होगा कि भाई जैसे कोई कंपनी का शेयर है, जैसे एक शेयर 100 रुपए का है और ये 100 रुपए में ही इसको बेच रहा है, ठीक है। इशू करना मतलब बेचना ही है कुल मिलाकर। भाई 100 रुपया का इसका वैल्यू है, इसका क्या है, इसका एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है और 100 रुपये में ही इसको इशू कर रहा है, तो इसको कहा जाता है सममूल्य पर निर्गमन, ठीक है। मतलब इक्वल प्राइस पर ही आप उस शेयर्स को इशू कर रहे हो। दूसरा है डिस्काउंट पर, जैसे 100 रुपए का शेयर है,
100 रुपए का शेयर है, लेकिन आप 100 रुपए की जगह इसको 95 रुपीज में बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो, 100 रुपए से कम में बेच रहे हो, चाहे 98 हो, 95 हो, 90 हो, तो उसको कहा जाता है डिस्काउंट पर। ठीक है, ये कंपनी अधिनियम 2013 में अब ये उल्लेख कर दिया गया है कि केवल जो हरण किया गया शेयर है, फॉरफिटेड शेयर है, उन्हीं को आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। फ्रेश शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता, ये ध्यान में रखेंगे। तीसरा होता है प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब ये है कि जैसे कोई शेयर 100 रुपए का है, 100 रुपए की जगह इसको 120 रुपए में बेच दिया, 110 रुपए में बेच दिया, मतलब 100 रुपए से ऊपर पे बेच दिया, तो इसको कहा जाता है प्रीमियम पर निर्गमन। अब अगर कोई कंपनी का जिसका रेपुटेशन अच्छा है, जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन है, वहां पर प्रीमियम पर निर्गमन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार के अंशों का निर्गमन हो गया। ये कुछ शब्द हैं जिनको आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि पहले जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या याचनाएं। ठीक है, तो आवेदन या एप्लीकेशन होता क्या है? आवेदन या एप्लीकेशन होता है कि भाई जैसे किसी व्यक्ति को कंपनी का शेयर खरीदना है, तो सबसे पहले क्या करता है कि भाई वो एप्लीकेशन का पैसा देता है। सामान्य रूप से कंपनी क्या करती है कि जो आपके बुक के हिसाब से, हालांकि ये एकदम रियलिटी आज के समय में नहीं है, कि ये पैसा जैसे एक कंपनी का एक शेयर है, वो शेयर है 100 रुपए का, 100 रुपए का शेयर वो अलग अलग किस्त के रूप में मांगता है। जैसे आवेदन पर मांग लिया 25 रुपया, आवंटन पर मांग लिया 25 रुपया, 25 रुपया फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे भी 25 रुपया, ऐसा करके अलग अलग समय वो पैसा का डिमांड करता है। ठीक है, आज के वर्तमान समय में सामान्य रूप से कोई भी कंपनी जो शेयर इशू करती है, वो ये किस्त के रूप में पैसा नहीं मांग करती, वो एक बार ही मांग कर लेती है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि भाई कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ करते जाएगी, फिर उस हिसाब से अलग अलग समय पैसा मांग करते जाएगी। तो एप्लीकेशन के रूप में पहले पैसा मांग कर लिया, जैसे एक शेयर है 100 रुपए का, अब आपने कोई उस कंपनी का शेयर खरीदना है, आपने कोई 100 शेयर खरीदा है, तो भाई 100 रुपए के हिसाब से, या भाई अगर आपने 1000 शेयर खरीदा है, तो 1000 रुपए के 1000 शेयर के हिसाब से 25,000 रुपए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के समय मांग लेगा। ठीक है, जैसे ही प्रविवरण जारी करेगा, आप आवेदन करेंगे तो 25,000 रुपए आपको एडवांस कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा काम होता है फिर शेयर्स का अलॉटमेंट करने का। अलॉटमेंट में क्या होता है कि भाई जिन अंशधारियों को शेयर देना है, उनको वो शेयर से अलॉटमेंट कर देता है। तो शेयर से अलॉटमेंट करते समय फिर 1000 अंशों पर फिर पैसा मांग लिया। भाई जैसे आपके पास 1000 शेयर है उस कंपनी के, तो फिर 25 रुपए के हिसाब से फिर 25,000 रुपए मांग लिया। फिर याचना के रूप में, कॉल के रूप में। ठीक है, तो कॉल भी कई बार क्या होता है, फर्स्ट कॉल मांगता है, फिर फाइनल कॉल मांगता है। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे 1000 शेयर्स पर 25 रुपया मांगा, यहां पर भी मांगा। ऐसा करके जो अगर आपने क्या किया है, 1000 शेयर्स खरीदा है, तो आपको कंपनी को देना है कितना, 1 लाख रुपए देना है। तो 1 लाख रुपए एक साथ ना मांगकर ऐसे किस्तों में मांग कर लेता है। ठीक है, तो जो पहला किस्त जो रहेगा उसको कहा जाता है एप्लीकेशन। ठीक है, आवेदन का पैसा। दूसरा किस्त रहता है आवंटन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा। तीसरा किस्त रहेगा, तीसरा चौथा का अगर किस्त मांग रहा है, फर्स्ट कॉल से फाइनल कॉल कहा जाता है। वास्तविकता में आज की परिस्थितियों में इस प्रकार से मांग कंपनी अब नहीं करती है। कंपनी आज के समय में क्या करती है कि ये सब काम नहीं करती है, वो सीधा सारे पैसे एक बार में ही मांग लेता है। ठीक है, ये आवेदन, आवंटन, कॉल वॉल का झंझट अब कंपनी नहीं पाती है। तो वो जिन लोगों को जितना शेयर इशू हुआ, जैसे अगर आपको 1000 शेयर इशू हुआ, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, तो आपसे 1 लाख रुपया सीधा वो आवेदन के समय मांगती है। ठीक है, तो ये आजकल के उसमें क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है ना। पहले क्या होता था कि कंपनी के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी, तो इस कारण ये किस्त पे पैसा मांग करते थे। दूसरा होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय क्या होता है कि भाई प्रारंभिक व्यय कंपनी के स्थापना करने पर शुरू में जो खर्च किया जाता है, जो व्यय खर्च होता है, उसको प्रारंभिक व्यय कहा जाता है। भाई जैसे कंपनी की स्थापना करने पर कई प्रकार का खर्च होता है, जैसे पंजीयन शुल्क हो गया, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, भाई आप लोगों को
पहले बताए हैं कि भाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन पर खर्चा होगा, प्रविवरण जारी करता है उस पर खर्चा होगा, ठीक है। और उसी प्रकार और कई खर्चे होते हैं, प्रविवरण जारी कर दिया, प्रारंभिक सर्व मुद्रा बनाने की अपनी खर्चा होता है, कोई ट्रेडमार्क कंपनी खरीदा है, कोई ट्रेडमार्क को वो किया है, रजिस्टर्ड करवाया तो ट्रेडमार्क का खर्चा हो गया। तो कंपनी के स्टार्टिंग में जो खर्चे होते हैं उसको कंपनी का प्रारंभिक व्यय कहा जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो ये कंपनी के प्रारंभ में खर्च किया जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना, ये अस्थगित आगमगत व्यय है, ठीक है। मतलब इस खर्च को हमको राइट ऑफ करना रहता है कुछ साल के प्रॉफिट से, 4 साल 5 साल के प्रॉफिट से इसको राइट ऑफ करना रहता है। तीसरा है, ये शब्द आजकल बहुत प्रयोग में आता है, ESOP ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना। कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना में क्या होता है कि भाई कर्मचारी, जैसे कंपनी के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको एक प्लान देते हैं कि भाई एक काम करो, भाई तुमको वेतन के बदले में, ठीक है, वेतन जैसे आपका वेतन है 1 लाख रुपया, तो 80,000 रुपया तुम नगद ले लो और 20,000 का तुम शेयर खरीद लो, कंपनी का 20,000 का तुम शेयर रख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से कई कंपनियां करती हैं, ताकि इससे फायदा क्या होता है कि कर्मचारियों को उस कंपनी पे अपना एक अधिकार मिलते जाता है कि भाई उस कर्मचारी भी उस कंपनी के क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। तो ऐसा करने से क्या है, कर्मचारियों के मन में कंपनी के प्रति काम करने की ईमानदारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो होता है वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। और ये आजकल आप लोग देखते होंगे कि शार्क टैंक एक वो चलता है, उसमें ये शब्द का बार बार प्रयोग आता है, ESOP करके। तो ये जो होता है, एम्प्लॉय को स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी का स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर ये स्टॉक प्रोवाइड करेंगे तो कंपनी जो कर्मचारी है वो कंपनी पर ईमानदारी से काम करे, मेहनत से काम करे, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन रहता है। इस पर क्या होता है, एक चीज ध्यान में रखना, ये जो ESOP मिलता है इस पर 1 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, मतलब 1 साल के अंदर कर्मचारी उस शेयर्स को बेच नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक लॉकिंग पीरियड रहता है 1 ईयर का, 1 ईयर के अंदर इसका उसको बेच नहीं सकते। उसी प्रकार एम्प्लॉय स्टॉक स्कंद विकल्प योजना के साथ साथ एक स्वेट क्षमता अंश भी होते हैं। स्वेट का मतलब क्या, अब भाई जैसे ये है SWEAT, तो ये स्वेट है ना, स्वीट नहीं है, स्वीट में SWEET रहता है, स्वीट मतलब मीठा होता है, और स्वेट का मतलब होता है पसीना, ठीक है। अब पसीना किसका, तो भाई पसीना कौन लगाएगा, तो भाई वही कर्मचारी, जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं वही कंपनी पर पसीना लगाते हैं, ठीक है। तो कंपनी पर जो लोग काम करते हैं, चाहे वो संचालक हो या कंपनी के जो कोई भी काम करने वाले लोग हों, जैसे कर्मचारी हों, उसको उन लोगों को अगर कंपनी उनको अंश जारी करता है कम मूल्य पर, ठीक है, कम मूल्य पर, क्या कहने का मतलब यह है, जैसे 100 रुपया का शेयर है, 100 रुपया के शेयर को उनको जारी कर दिया 50 रुपया में, ठीक है। तो क्योंकि भाई 50 रुपये में जारी किया, मतलब 50 रुपये उनको फायदा हो रहा है ना, फायदा इस कारण हो रहा है क्योंकि वो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है स्वेट क्षमता अंश, ठीक है। तो स्वेट क्षमता अंश जो होंगे वो कर्मचारी, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हो गए या संचालक हो गए, उनके कार्यों के बदले में दिया जाता है, कम मूल्य पर दिया जाता है। इस पर भी लॉकिंग पीरियड रहता है, ध्यान में रखना, इस पर भी 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड रहता है, मतलब 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद ही इस शेयर्स को कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ चीजों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना। हमारा टॉपिक है जो कंपनी हम पढ़ रहे हैं, उसमें अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है। भाई आप लोगों को बता ही चुके हैं कि भाई अंशों का निर्गमन कंपनी करती है, क्यों, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, वित्त की जरूरत है, ठीक है। तो उस वित्त की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो जनता को अपना शेयर इशू करता है, ठीक है, शेयर बेचता है।
कुल मिलाकर ये है कि कंपनी के पास जो शेयर है, प्रमोटर्स के पास जो शेयर है, उस शेयर को क्या करता है, वो बेचता है और वहां से जो पैसा आता है उसको कंपनी के विकास कार्यों पर उस खर्च करता है। जो लोग उस शेयर को खरीदते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं, अंशधारी कहलाते हैं, ठीक है। और वो जितना शेयर खरीदेंगे उतना रुपया कंपनी के मालिक हो जाते हैं। तो जब ये अंश की क्रय विक्रय होता है तो ये क्या प्रक्रिया है, तो अंशों का निर्गमन। देखिए, अंशों के निर्गमन की कार्रवाई में सबसे पहला काम जो होता है वो प्रविवरण कंपनी जारी करता है। प्रविवरण का मतलब होता है कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट, अंशों को बेचने के लिए जो विज्ञापन है वो जारी करता है। ये कुल मिलाकर विज्ञापन होता है। जनता से अंश खरीदने के, जनता को अंश को बेचने के लिए उस अंशों के बारे में विज्ञापन होता है, ठीक है। इसको ये कंपनी जारी करता है। ये सामान्य रूप से अखबारों में, इंटरनेट में, ये कंपनी के साइड में इस चीज को पूरा नोट रहता है। तो इसमें क्या होगा, कंपनी के कुछ वर्षों का प्रॉफिट और लॉस मेंशन होगा कि भाई पिछले 3 सालों में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, प्रोमोटर्स कौन है, ऑडिटर कौन है, इन सारी चीजों का उल्लेख प्रविवरण में रहता है। दूसरा काम होता है अंशों का आवेदन। अंशों का जो आवेदन होगा वो सामान्य रूप से अंश के जो वैल्यू होगा, जैसे एक अंश 100 रुपया का है तो कम से कम उसका 5% होना ही चाहिए। प्रविवरण जारी होने के बाद अंशों के लिए आवेदन की प्रक्रिया हो जाती है कि भाई जिन व्यक्तियों को कंपनी का अंश खरीदना है वो कंपनी के एक बैंक, अनुसूचित बैंक होगा, रजिस्टर्ड बैंक होगा, उस बैंक में पैसा को जमा करेंगे, ठीक है। तो ये आवेदन का काम हो गया, एप्लीकेशन का काम हो गया। मतलब जिन लोगों को कंपनी का शेयर खरीदना है वो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। और एप्लीकेशन करते समय ध्यान में रखना कि वो लोग उस एप्लीकेशन का अमाउंट एडवांस में बैंक में जमा कर देंगे। तीसरा काम होता है अंशों का आवंटन करना। अंशों का आवंटन जो होगा वो 3 कंडीशन में होता है। देखो, अंशों का आवंटन का मतलब होता है अंशों को बांटना, शेयर्स का अलॉटमेंट करना, अलॉट करना, ठीक है। कि भाई जिन लोगों ने आवेदन किया है उन लोगों को उस शेयर को इशू करना, ठीक है। तो इशू जब आप करोगे, अलॉटमेंट जब आप करोगे, तो अलॉटमेंट करते समय कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला होता है कि अलॉटमेंट अमाउंट जो होना चाहिए वो कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। ये अलॉटमेंट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन या इसको कहा जाता है न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अभिदान। ये न्यूनतम अभिदान या मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये क्या होता है भाई, तो ये कंपनी के प्रविवरण में स्पष्ट किया जाता है, तो पहले से ही बता दिया जाता है कि भाई कम से कम कंपनी को इतने शेयर्स, इतने अंशों पर पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी 1 लाख इशू अपना किया तो उसने बता दिया कि भाई 90% हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कम से कम 90% शेयर जब तक लोग नहीं खरीदेंगे तब तक हम अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे लोगों ने 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं किया तो अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो होगी वो रद्द हो जाएगी और सारे शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस हो जाएगा। जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उनको उनका पैसा वापस हो जाएगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो क्या होगा, वो अब इसको जो डिसाइड होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो डिसाइड होता है वो इस आधार पर डिसाइड होता है कि भाई कंपनी को कितने कैपिटल की जरूरत है। भाई जैसे कंपनी में कई काम करने हैं, जैसे मशीन खरीदना है, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को चुकाना है, कंपनी के पुराने जो कर्जे हैं, ठीक है, पुराने जो कंपनी को कर्ज दिए हैं उनका पैसा चुकाना है, कंपनी की वर्किंग कैपिटल के लिए, कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कितना है, वो जो होता है वो सब चीज को डिसाइड करते हुए ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर कोई कंपनी को प्राप्त होगा
जैसे 1 लाख का शेयर है, इसका 90% जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, तो वहां पर कम से कम 90,000 शेयर्स के लिए आवेदन मिलेगा, तभी ये अंशों के लिए क्या करेगा, इशू अलॉटमेंट का प्रक्रिया करेगा। अगर बाय द वे ये 90% शेयर्स पर पैसा नहीं मिलता है, अगर बाय द वे 90,000 शेयर्स की जगह 80,000 अंशों पर ही आवेदन का पैसा प्राप्त होता है, तो उस कंपनी में, उस कंडीशन में कंपनी क्या करेगा, अलॉटमेंट की प्रक्रिया को रद्द कर देगा और सारे शेयर होल्डर्स को, जो जिन्होंने आवेदन किया है, उनका पैसा वो लौटा देती है कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर वो पैसा प्राप्त हो जाएगा, भाई 90,000 अंशों के लिए पैसा प्राप्त हो गया, तो उसके बाद वो क्या करता है, निर्गमन की अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे, जो सब्सक्रिप्शन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सम सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन ना, सम अभिदान, जिसको समान अभिदान भी कहा जाता है, इक्वल सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि जैसे 1 लाख अंशों का हम इशू कर रहे हैं, 1 लाख अंशों के लिए हम इशू करना चाह रहे हैं, अब 1 लाख अंशों के लिए ही आवेदन राशि प्राप्त होगा, तो ये कहलाएगा इक्वल सब्सक्रिप्शन। दूसरा होता है न्यून सब्सक्रिप्शन, न्यून अभिदान। लो सब्सक्रिप्शन, लो सब्सक्रिप्शन या अल्प अभिदान या न्यून अभिदान होता क्या है कि भाई ये होता है कि भाई जैसे कंपनी 1 लाख शेयर्स का इशू कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, केवल जनता से आवेदन का पैसा प्राप्त हो रहा है, जैसे 95,000 के लिए बस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मतलब 1 लाख से कम शेयर्स के लिए पैसा प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना कि न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करते समय ये ध्यान में रखना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा होगा तभी शेयर्स इशू होने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर बाय द वे जैसे हमको 90,000 शेयर्स के लिए आवेदन मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, अगर ये न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अगर 85,000 है, तो उस कंडीशन में शेयर का अलॉटमेंट की प्रक्रिया नहीं होगा, तो शेयर प्रक्रिया पूरा रद्द हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद है अति अभिदान। ओवर सब्सक्रिप्शन। अति अभिदान में क्या होता है, कंपनी जैसे जितने अंश का निर्गमन कर रहे हैं उससे ज्यादा अंशों के लिए आवेदन राशि प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, जैसे 1 लाख अंश का निर्गमन कर रहा है, अब यहां पर कोई 1,10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाए, तो इसको कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों होगा, तो ये कॉमन चीज है कि भाई जिन कंपनियों की ख्याति अधिक होगी, जहां पर लोग उस कंपनी के बारे में ज्यादा जानते हैं और उसके शेयर्स को खरीदने के लिए ज्यादा लोग उत्साहित होंगे, वहां पर होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। जिन कंपनी की ख्याति कम होगी या जो नई कंपनी है, वहां पर होगा अंडर सब्सक्रिप्शन या लो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया कंपनी की जो कार्रवाई, अंशों का जो निर्गमन की कार्रवाई है। पहले प्रविवरण जारी करेगा, प्रविवरण कुछ नहीं है, विज्ञापन है, जनता को अंश खरीदने के लिए एक प्रकार का विज्ञापन है, आमंत्रण। ठीक है, ऑफर कर रहा है जनता को कि भाई आप हमारी कंपनी का शेयर्स खरीद लो, बदले ठीक है, अंशों का फिर आवंटन आवेदन करने का काम करता है, शेयर्स का एप्लीकेशन करने का काम करता है। एप्लीकेशन में आप ध्यान में रखेंगे कि भाई ये सामान्य रूप से जो शेयर्स का वैल्यू है, जैसे शेयर्स का वैल्यू 100 रुपया है, तो 100 रुपया का जो वैल्यू होगा उसका एक प्राइस निर्धारित होगा, जैसे 5% से फिर के बीच में, तो वो कम से कम उतना आवेदन राशि प्राप्त होना चाहिए और ये पैसा कंपनी को एडवांस में बैंक में जमा हो जाता है। मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है, भाई जैसे आप लोग कहीं नौकरी के लिए वो करते हैं, परीक्षा दिलाने के लिए अगर आपको फॉर्म भरते हैं, तो एप्लीकेशन का पैसा पहले एडवांस जमा कर देते हो ना भाई, एप्लीकेशन का पैसा क्या करते हो, पहले से जमा कर देते हो, तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है।
फिर ये आवंटन का काम हो रहा है, शेयर्स को आवंटन कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी प्रक्रिया हो गया तो अंशों के निर्गमन की कार्रवाई पूरी होगी। अब अगर खुदा ना खास्ता ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, यहां पर कंडीशन होगा कि भाई इन्होंने अतिरिक्त अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त हो गया है कि 1 लाख का निर्गमन किया है, 1,10,000 अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा अंशों पर का जो पैसा मिला है उसको आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, लौटाना पड़ेगा। और उस कंडीशन में कंपनी के जो रहते हैं, कंपनी के जो भी मुखिया रहते हैं, वो इन शेयर होल्डर्स को एक पत्र लिखता है जिसमें वो ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन बताता है और उसके लिए सॉरी रिग्रेट भी करता है कि भाई आपको शेयर इशू नहीं हो सका, उसके लिए वो रिग्रेट भी करता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, अंशों का नियमन।